हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी बुक आरोह काव्यखंड का चैप्टर 5 उषा कविता के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को। कविता के कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रश्न उत्तर करने से पहले हम शॉर्ट में कविता का सार देख लेते हैं कि कवि कविता को में क्या बताना चाहता है। हमने कविता को एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ किया। अब हम शॉर्ट में एक बार इसका सार देख लेते हैं ताकि हमें प्रश्न उत्तर करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम पहले शॉर्ट में कविता का सार करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्य उदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तन को, होने वाली प्रकृति को शब्द चित्र में उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। भाई कवि भोर का जो समय आसमान की गति होती है वो धरती के हलचल भरे जीवन से उसकी तुलना करता है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश में की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता, और वहां सिल है, राख में लिपा हुआ चौका है। मैं वहां पर सिल है एक, जिससे ऐसे लगता है कि राख से लिपा हुआ चौका है, और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ है। स्लेट के ऊपर कालीमा पर चौक से रंग मलते हुए बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ छपे हुए हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान और नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है और वह नीले शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य से के ठीक ऊपर पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल्क को किसी ने धो दिया हो, उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस तरह हमने पाठ का शॉर्ट में सार देखा, प्रतिपाद्य देखा। अब हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे। हमने एक बार पाठ से फिर अच्छे से समझ लिया। अब प्रश्न उत्तर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रश्न नंबर 1, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। अथवा इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। 100 उदाहरण प्रतिपादित कीजिए। आंसर, कवि के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। भाई ये जो उपमान है, उपमान कवि ने यूज किए यहाँ पर, ये भी हमारी कविता को गतिशील बनाते हैं और कवि ने सूर्योदय को गतिशील वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच स्थान भी कविता को अर्थ देता है।
उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। आंसर, नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाया चाहा है। भाई कविता के नए नए कवियों ने अपने आप को स्वयं से अलग दिखाना चाहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। भाई जो कोष्ठकों में सामग्री दी जाती है वह मुख्य सामग्री से अलग होती है। और यहाँ वाक्य कोष्ठकों में दिया गया है जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। भाई वाक्य जो कोष्ठक में दिया गया है वह प्रातःकाल की नमी और ताजगी को व्यक्त करता है। तो कोष्ठकों से पहले कि वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है। भाई कोष्ठकों से पहले जो वाक्य आए हैं उससे काम का पता तो चलता है पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती। भाई उससे स्थिति नहीं पता चलती कि ये किस काम के लिए है। गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है। भाई गीला पड़ने से यानी ओस की नमी के कारण यह कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है। अपनी रचना के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। आंसर, सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। भाई सुबह के समय जब सूर्य उदय हो रहा होता है ऐसे लगता है मानो नीले सरोवर में, नीले आसमान में, सरोवर रूपी आसमान में कोई स्नान करके बाहर आ रहा हो। यानी नीले आसमान में सूर्य उदित हो रहा है, कोई बाहर आ रहा है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती है। भाई सूरज की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे आकाश पर छा जाती है और ओस के कणों पर सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है। भाई ओस की जो कणों है सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है तथा प्रकृति के दृश्य पल पल में बदलते रहते हैं। ये सूरज जैसे निकलता है, वो संपूर्ण सूरज निकलने से पहले प्रकृति का दृश्य पल पल बदलता रहता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, पशुओं व मानवों में नई शक्ति का संचार हो जाता है, जीवन सजीव हो उठता है। जैसे जैसे शाम होती है सूर्य एक थके हुए पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होने लगता है। पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। सूर्य का रंग लाल हो जाता है मानो वह विश्राम करने जा रहा हो। सारा जीव जगत भी आराम की तैयारी शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। अर्थात उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था। उसके बाद आकाश राख से लिपे चोके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसे लगा मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। भाई सूर्य उदय के समय जो भोर का समय होता है वो ऐसा लगता है कि जिसमें आकाश नीला नीला लगता है और राख से लिपे चौके जैसा हो गया हो आकाश, ऐसे लगता है। सुबह की नमी के कारण गीला प्रतीत होता है, भाई आकाश भी गीला लगता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगता है मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। भाई नीले स्वच्छ जल में नीले रंग में
ऐसे लगता है जैसे कोई गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। आंसर, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती है। भाई भोर के समय सूर्य की किरणें जादू जैसी लगती है, वो अपनी छटा चारों ओर फैलाती है, मनोहर दृश्य होता है वो। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। भाई ये सब चीजें ऐसे लगती है कि ये उषा यानी भोर के जादू के समान लगती है। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाता है। जैसे ही पूर्ण सूर्योदय हो जाता है और ये सारा दृश्य समाप्त हो जाता है, ऐसे लगता है कि कोई जादू टूट गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो, किसी ने इसका आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। वही ये जो आकाश है, पूरा आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है, उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है, भाई इस तरह प्रतीत होता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। भाई किसी ने काली स्लेट के ऊपर, स्लेट का रंग काला होता है, लाल रंग से मिट्टी को मल दिया है। आप सुबह के टाइम आकाश को देखोगे, जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो कहीं आकाश लाल रंग का, कहीं काले रंग का, इस तरह प्रतीत होता है। कवि आकाश में यानी कवि ने उसी तरह के मनोहर दृश्य का यहाँ वर्णन किया है। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है कि वो लाल लाल धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो, किसी ने केसर युक्त लाल लेप कर दिया हो, उसका राख का लेप उस पर कर दिया हो। नेक्स्ट प्रश्न, भार के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है, क्यों? भाई भार के नभ को, भोर के नभ, जो आसमान में सूर्य उदय होने से पहले जो परिवर्तन आकाश के अंदर होता रहता है, उस नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है, क्यों? कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। भाई भोर के समय जब सारी रात ओस गिरती है, ओस के कारण आकाश नमी युक्त होता है, गीला गीला होता है और सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। भाई राख काले रंग की, ग्रेइश कलर की होती है, तो वो भी मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी है। भाई दोनों का, आसमान का और राख से लिपे हुए चौके का रंग एक जैसा होने के कारण राख से लिपा गीला चौके की संज्ञा दी है भोर के नभ को। दूसरे, चौके को लीपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। भाई अगर पहले गांव की परंपरा होती थी कि अपने चौके को राख से लीपते थे और वह उसको स्वच्छ और पवित्र मानते थे, इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता व उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताएं। आंसर, पवित्रता कहाँ पर दिखी है? राख से लिपा हुआ चौका। निर्मलता, बहुत काली सिल जरा से केसर से की जैसे धुल गई हो। भाई बहुत काली सिल को जरा सा
लाल केसर से धो दिया गया हो। उसमें निर्मलता दिखाई गई है और उज्ज्वलता दिखाई है। नीले जल में या किसी की गोरी झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। भाई वो ऐसे दिखाई देता है कि नीले जल में, यानी नीले रंग का पानी, नदी है, उसमें किसी की गोरी झिलमिल देह, यानी कोई कन्या, गोरी गोरी कन्या देह उसकी शरीर हिल रहा हो, उसका प्रतिबिंब पानी में हिल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है। भाई सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहता है आकाश के रंग के बारे में। कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। भाई कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता किससे की है? आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली हुई होती है। भी सूर्य उदय होना शुरू ही करता है, उसकी हल्की हल्की लालिमा पूरे आकाश में छाई होती है। कहीं आकाश नीले रंग का होता है तो कहीं काले रंग का, तो और लालिमा उनका रंग बदल रही होती है, सिल और स्लेट के रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? भाई उषा कविता में भोर के प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम एवं धुंधला होता है। भाई आकाश इस समय नम, गीला और धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। उसका रंग कैसा होता है? राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, भाई जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर राख साफ हो जाता है, भाई उसे लिपा जाता है राख से और चूल्हे और चौके को, और वो सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। स्वयं करें, इन कुछ क्वेश्चनों को आप स्वयं करिए, चैप्टर को पढ़िए और इन क्वेश्चनों के आंसर करिए। उषा कविता में कवि ने आसमान के लिए सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। पाठ के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए। भाई प्रातःकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण इसके अंदर लिखना है। उषा के टूटते जादू का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जादू टूटता इस उषा का, अब उषा का जादू क्या है, वह क्यों कैसे टूटता है? तो अब ये काव्यांश का पैराग्राफ है। इनके प्रश्न स्वयं आप चैप्टर को पढ़िए, एक्सप्लेनेशन कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, तब इनके क्वेश्चनों को कीजिए। काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक। मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी की गोर झिलमिलाती देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, काव्यांश में प्रयुक्त उपमानों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से उपमान इस पंक्तियों में यूज हुए हैं? आंसर इज, काव्यांश में निम्नलिखित उपमानों का प्रयुक्त हुआ है। नंबर 1, नीला शंख सुबह के आकाश के लिए, राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए, काली सिल अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, स्लेट पर लाल खड़िया चाक भोर से नमी युक्त वातावरण में उगते सूरज की लाली के लिए।
भाई अलग अलग उपमान अलग अलग चीज के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की भाषागत दो विशेषताओं की चर्चा कीजिए। नीला शंख, कवि ने नए उपमान प्रयोग किया है, भाई नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। ग्रामीण परिवेश का सहज शब्दों में चित्रण किया है, और ग्रामीण परिवेश का सहज शब्दों में परिचय किया है। अथवा किन उपमानों से पता चलता है कि गांव की सुबह का वर्णन है। वे कौन कौन से उपमानों से पता चलता है कि यह तो गांव की सुबह का वर्णन है। निम्नलिखित उपमानों से पता चलता है कि यह गांव की सुबह का वर्णन है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो। भाई इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि यह गांव की सुबह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। आंसर, कवि कहना चाहता है कि सुबह सूर्योदय से पहले नीले आकाश में नमी होती है। स्वच्छ वातावरण के कारण सूर्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे नीले जल में गोरी युवती की सुंदर देह झिलमिला रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन देखिए, कोष्टकों में प्रयोग से कविता की क्या विशेषता आ गई है। भाई कोष्टकों में प्रयोग होने से कविता में क्या विशेषता आ गई है। कवि ने कोष्टकों का प्रयोग किया। कोष्टक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। भाई अलग से कोष्टक के अंदर सेंटेंस वाक्य आने से हमें यह लगता है कि कोष्टकों के प्रयोग से कविता में क्या विशेषता आ गई है, समझाइए। आंसर है कि कवि ने कोष्टकों का प्रयोग किया है। कोष्टक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। भाई कोष्टक में अगर कोई बात वाक्य लिख दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये अलग से जानकारी है उस विषय के ऊपर। तो जैसे कविता में कोष्टक में दी गई जानकारी अभी गीला पड़ा है से आसमान की नमी व ताजगी की जानकारी मिलती है। भाई कोष्टक में हमें दे दिया अभी गीला पड़ा है, इससे हमें अनुमान हो गया कि आसमान अभी नमी व ताजगी की जानकारी हमें मिल रही है। नेक्स्ट प्रश्न, काव्यांश में आए किन्हीं दो अलंकारों का नामालेख करते हुए उनसे उत्पन्न सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। काव्यांश में शंख जैसे में उपमा तथा बहुत काली सिल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनसे आकाश की पवित्रता व प्रातः के समय का मटियालापन प्रकट होता है। भाई इनसे आकाश की पवित्रता, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा से आकाश की पवित्रता व प्रातः समय के मटियालापन प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त कविता में आए किसी दृश्य बिंदु से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों। भाई किसी बिंदु से आप इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्यों हुए हैं, उसके दृश्य बिंदु से। इस काव्यांश में हम नीले जल में गोरी दह के जल मिलाने के बिंब से, भाई इस काव्यांश में हमने आकाश को नीले जल के अनुरूप बताया है कि यह सारा पूरे नीले जल का एक सरोवर है। गोरी देह के झिल मिलाने के बिंब से अधिक प्रभावित हुए। भाई जैसे सरोवर के अंदर गोरी देह का प्रतिबिंब झिलमिलाता रहता है, उसी तरह सूरज भी इस तरह लग रहा है, सूर्य भी आकाश में, नीले आकाश में इस तरह लग रहा है जैसे गोरी देह झिलमिला रही हो, उसका बिंब झिलमिला रहा हो। सुबह नीला आकाश स्वच्छ होता है, नमी के कारण दृश्य हिलते प्रतीत होते हैं। भाई सुबह का नीला आकाश इतना स्वच्छ होता है कि सारे दृश्य हिलते हुए प्रतीत होते हैं। श्वेत सूर्य का बिंब आकाश में सुंदर प्रतीत होता है। भाई सूर्य, सफेद सूर्य का बिंब जो होता है वो आकाश में इतना सुंदर प्रतीत होता है। तो इस प्रकार हमने
पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भोर का और सूर्य के संपूर्ण उदय होने तक का मनोहारी वर्णन किया है। हमने देखा कि कवि ने उषा कविता में बहुत अद्भुत चित्र प्रकृति का प्रस्तुत किया है। प्रकृति के साथ साथ गांव के वातावरण का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमने उषा कविता के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को किया। आशा है आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी और फिर उसके प्रश्न उत्तरों को भी अच्छे से आपने किया होगा। आगे हम इस कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू लेकर आएंगे। हमारी आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।